सभी को नमस्कार जी। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद या बहुभाषिता। ये जो है बीएड सेकेंड ईयर का 4th पेपर पाठ्यक्रम के तहत भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के अंतर्गत है। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं बल्कि शॉर्ट नोट में आता है ये क्वेश्चन कभी कभी। तो ज्यादा इसके डिटेल में न जा करके सिर्फ ये देखेंगे कि बहुभाषिता क्या है। जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो टीचर एक नहीं अनेक लैंग्वेज का यूज करता है और अपेक्षा करता है कि बच्चों को भी एक से अधिक जो है लैंग्वेजेस या भाषाएं उनका ज्ञान हो। इसके लिए वह सिंटेक्स देखता है, अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग सिंटेक्स होता है। दैट मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट या सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और उसको तोड़ दें हम तो पहले कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया होगी, या पहले कर्ता आएगा फिर क्रिया आएगी फिर कर्म आएगा। किस तरह से अलग अलग लैंग्वेज के अपने ग्रामर के रूल होते हैं, उस ग्रामर के हिसाब से वो लैंग्वेज होती है और बच्चा जो है सहज रूप से उन भाषाओं को सीखता है। तो इस तरह से एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना, उसका उपयोग करना मल्टीलैंग्वेलिज्म या बहुभाषिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दो तरह की भाषाएं हैं। एक भाषा है उच्च वर्ग की भाषा, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ इलाइट क्लास कहते हैं। यह भाषा औपचारिक वातावरण से सीखी जाती है और इस प्रकार की भाषा को सीखने के लिए स्कूल या विद्यालय होते हैं। दूसरा है आपका आस पड़ोस की भाषा या लैंग्वेज ऑफ नेबरहुड। जनरली यह भाषा जो है प्राकृतिक वातावरण से सीखी जाती है। बच्चा या कोई व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में जो भी वहां पर भाषा का उपयोग होता है वह समाज से उस भाषा को सीख लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पंजाब में जाएं तो पंजाबी व्यक्ति ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। साउथ इंडिया की ओर जाएं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं, और कभी कभी ये भाषाएं अगर कुछ बोली भी होती हैं लेकिन ये बोलियां जो है भाषा में थोड़ा अपभ्रंश जरूर डालती हैं, लेकिन इनका ज्ञान भी वातावरण के हिसाब से या वातावरण जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वहां से सीख जाता है। तो अगर देखें तो बहुभाषिता की प्रकृति या नेचर उसका क्या है, तो बहुभाषिता और विभिन्नता मानव अस्तित्व का एक भाग है और भाषा को प्राप्त करने के लिए शक्ति आंतरिक होती है। इसमें हम अगर देखें तो चॉम्स्की एक लिंग्विस्ट थे। उनके हिसाब से बालक में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है जिसे उन्होंने सिद्धांत और मानक कहा है। सिद्धांत के अनुसार एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जिसमें सिद्धांत या सामान्य गुण होते हैं, जबकि मानक वेचर हैं जिनका संबंध भाषा में पाई जाने वाली विविधता से है, और व्याकरण विभिन्न विकल्पों का एक संग्रह है। तो जैसे लोग जो है जिस वातावरण परिवेश में रहते हैं उस तरह का उनका अपना वेशभूषा, रहन सहन, तो उस हिसाब से वह वहां की भाषा भी सीख जाता है। लेकिन उसके बाद यदि भाषा को देखें तो प्राचीन उसमें देखें तो संस्कृत थी और उसके बाद मुगल पीरियड रहा, वहां पर संस्कृत के साथ अरबियन लैंग्वेज बनी। दोनों की दोनों विशुद्ध भाषाएं थी, लेकिन समय के गुजरते गुजरते हमारी जो भाषा है मातृभाषा हिंदी, इसका उत्थान हुआ। और जब अंग्रेजी शासन आया तो मैकाले ने अपना मेट्स जारी किया 1835 में, और मैकाले ने कहा कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह अंग्रेजी हो। तो उस समय अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो गई
और लोग जो है जिसको अंग्रेजी भाषा आती थी अपने आप को समझने लग गए कि मैं श्रेष्ठ हूं, जबकि भाषा का ज्ञान होना इतना श्रेष्ठतम नहीं है। अनेक भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन किस भाषा का कहां पर प्रयोग करें उसको देखना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जब अपनी भाषा छोड़ देता है तो वह अपनी संस्कृति को भी भूल जाता है, और यही हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है भाषा का विभ्रंश होने लग गया, अनेक भाषाएं चलने लगी। लोग जो है अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी भाषा के पीछे दौड़ने लग गए, जो मुख्य बोलियां थी वह गायब होनी शुरू हो गई। अन्य जो भारतीय भाषाएं थी उनमें भी अपभ्रंश होने लग गया, और लोग जो है अंग्रेजी भाषा को ही महत्व देने लग गए। और यहाँ तक कि जो है अंग्रेजी शासनकाल में जो अंग्रेजी के अध्यापक होते थे उनकी सैलरी या उनको जो सुविधाएं ज्यादा मिलने लगी अपेक्षाकृत अन्य भारतीय भाषाओं में जो मिलती थी उसके अलावा। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 आया, इसने भाषा पर जोर दिया। उसके बाद कोठारी कमीशन 1964-66 आया, इसने 3 भाषाओं के ज्ञान पर जो विशेष बल दिया, जिसे हम 3 लैंग्वेज सिस्टम भी कहते हैं, और इसका पूर्ण रूप से स्थायित्व मिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके हिसाब से माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ानी आवश्यक थी। पहले कोई भी भारतीय भाषा, मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज जिसे कहते हैं, और दूसरी भाषा वह जो है जो कोई विदेशी भाषा हो, और जो थर्ड लैंग्वेज होगी वह कोई भी जो है भारतीय भाषा होगी। इस तरह से नॉर्थ अगर उत्तर भारत की ओर देखें तो 3 भाषाएं प्रचलन में रहीं। हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में, संस्कृत तीसरी भाषा के रूप में। लेकिन अगर यही देखें तो हम जो है साउथ इंडिया की ओर, तो वहां पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सारी भाषाएं जो प्रथम भाषा के रूप में उभरी। अंग्रेजी दूसरी भाषा या द्वितीय भाषा रही, हिंदी तीसरी भाषा के रूप में रही। इस तरह से भाषाओं का अपना जो है प्रचलन रहा। कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की त्रिभाषा सूत्र कहीं पर सफल रही और कहीं पर सफल नहीं रही। तो लेकिन हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, और इस भाषा को महत्व देना, उसका सीखना भारतीय एकीकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वह अपनी संस्कृति को नहीं जान पाएगा। इसलिए ये आवश्यक था कि हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो, जिससे कि हम और साहित्य इत्यादि को पढ़ सकें, औरों को भी देख सकें। यदि हम देखते हैं एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण संबंधी कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, उनके सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे। उनके हिसाब से कहा गया है कि बहुभाषिता एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, यह एक संपत्ति है। कक्षा में बहुभाषी बच्चों का होना कोई समस्या नहीं, इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए व इसके माध्यम से एक उचित शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। बहुभाषिता एक संज्ञात्मक विकास, अपसारी चिंतन, शैक्षिक उपलब्धियों व सामाजिक सहिष्णुता
के मध्य एक सकारात्मक सहसंबंध होना चाहिए। बच्चों को विभिन्न विषयों के बारे में गहन ज्ञान दिया जाना चाहिए, न कि निम्नतम स्तर का ज्ञान। जिस भाषा में विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, उस भाषा पर पूरा अधिकार होने के बाद ही किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों की मातृभाषाओं को कक्षाओं में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का न केवल माध्यम बनाया जाए, बल्कि उसे विषय वस्तु में भी शामिल किया जाए। कक्षा में भाषा शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि भाषा का बच्चों के विचारों, लिंग तथा सामाजिक शक्ति के बीच संबंध स्थापित हो। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषा का आदर किया जाना चाहिए। मातृभाषाओं को घर, पड़ोस, मित्र मंडली, विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। हिंदी ऑफिशियल व अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी सहयोगी ऑफिशियल व अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। जिंगरान 2005 के अनुसार भारत में 12% बच्चे केवल इसलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उनकी भाषा में उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। इन बच्चों में आदिवासी शरणार्थी बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा वो भी बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं जिनकी भाषा सिंधी, कश्मीरी, डोगरी और कोंकणी है। इसलिए सबसे पहला कार्य यह है कि स्कूल की भाषा घर में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को बहुभाषी कक्षा में शिक्षण में संयुक्त किया जाना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजी में बातचीत पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आवश्यक दृश्य श्रव्य संसाधनों की आवश्यकता है। बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं की आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए एक या एक से अधिक भाषाओं को पाठ्यक्रम संयुक्त किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाओं को भी सीख सकें। केवल इसी के माध्यम से ही कुछ तेजी से लुप्त हो रही स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को बचाया जा सकता है। स्कूली शिक्षा के मिडिल और उच्च स्तर पर शिक्षा की भाषा में धीरे धीरे बदलाव किया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव दिए थे एनसीईआरटी ने मल्टी लैंग्वेज सिस्टम और भाषा के बहुभाषिता और भाषा के उपयोग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।